It's my career. हिस्सों में इतिहास बटा है, टुकड़ों में भूगोल है, आदम के गुनाह की धरती मानचित्र में गोल है। आत्म प्रकाश शुक्ल जी की इन पंक्तियों के साथ आज हम इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। इतिहास विषय पर कुछ ऐसे प्रश्न जो विद्यार्थियों के लिए और कुछ शिक्षकों के लिए भी अनुत्तरित है, कुछ अनसुलझे पहलू जो ना विद्यार्थी सुलझा पाते हैं ना कुछ शिक्षक। क्लास में बहुत सारी चर्चा ऐसी होती है और विद्यार्थी के लिए सबसे खराब यही है कुछ सवालों का अनुत्तरित रह जाना। ऐसे ही कुछ अनसुलझे पहलू, कुछ अनुत्तरित सवाल जिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष व्यास, जो कि इतिहास विषय में एसोसिएट प्रोफेसर है। आज हम इनसे इतिहास के ऐसे ही अनुत्तरित सवालों पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप। धन्यवाद। नमस्ते सर। आम लोग या कह सकते हैं कि साधारण विद्यार्थी सबसे ज्यादा एक सवाल पूछता है कि आज हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि जो हो चुका वो हो चुका। कहा जाता है कि गड़े मुद्दे क्यों उखाड़ना। जो नई जनरेशन है वो बहुत ही एकदम बोल्ड सवाल करती है, जो गया वो गया। अब हम क्यों पढ़ें इतिहास, हमको उसका क्या फायदा होता है? देखिए विपिन जी, कि विद्यार्थी को जो भी सिलेबस दिया जा रहा है या जो वो पढ़ रहा है या जो भी उसके सामने जिंदगी में आ रहा है, हर चीज की कोई ना कोई प्रासंगिकता अवश्य है। अगर हम इतिहास विषय की बात करते हैं, यदि विद्यार्थी का यह प्रश्न है कि इतिहास क्यों प्रासंगिक है, तो कुछ बातें मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसे उसकी पहचान देता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, उपखंड भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है और देश भी हो सकता है। इसलिए इतिहास की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। मैं विद्यार्थियों को समझाने के लिए उन्हीं का जो बच्चों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जब वो स्कूल में होते हैं या अपने गांव या मोहल्ले में होते हैं और जब वो आपस में बैठते हैं और यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की बात शुरू करता है, अपने दादा दादी नाना नानी अपने गांव की बात शुरू करता है, तो दूसरे के मन में एक हुक उठती है कि मैं भी उसके सुर में सुर उठाऊं, मैं भी अपने दादा दादी नाना नानी की बात बताऊं। उसका एकमात्र कारण यह है कि उसे भी अपने इतिहास से कहीं ना कहीं लगाव है, वो मतलब उसके परिवार का जैसे इतिहास हिस्सा है। ऐसे एक बात जुड़ती है। विद्यार्थी स्कूल गया, गांव से निकल के उपखंड में आया, उपखंड में आता है तो अपने गांव के बच्चों को ढूंढता है, उपखंड से जिले में आता है तो अपने उपखंड के बच्चों और गांव के बच्चों को ढूंढता है, वहां से राज्य की राजधानी आता है तो संभाग और अपने इलाके के व्यक्ति को ढूंढता है। ये शेखावटी का है, ये ढूंढाड़ का है, ये मेवाड़ का है। जब वो यहाँ से दिल्ली जाता है तो राजस्थान के व्यक्ति को ढूंढता है। जब वो देश के लिए खड़ा होता है और देश से बाहर जाता है तो अपनी देश की बात करता है। तो इसका मतलब चाहे पूंजीवाद हो या नव पूंजीवाद या नव भौतिकवाद हो, इतिहास हमेशा उसका पीछा करता है और उसके व्यक्ति या विद्यार्थी का वो एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वो उसे उसकी पहचान देता है और एक सबसे बड़ी जरूरत हो जाता है। जैसा कि मतलब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता तो उसके साथ उसका भविष्य भी नहीं हो सकता। पहले हमको हमारा पुराना पता होना चाहिए, हमारे साथ क्या हुआ। कई बार विद्यार्थी मुझसे भी पूछते हैं कि सर इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं तो एक सामान्य सा उत्तर देके छोड़ देता हूँ कि भाई पुरानी गलतियों से हम सीख पाए, आगे उन लोग सुधार पाए। देखिए इसमें जो आपने भी कहा उसमें एक बात और भी है। अगर आप किसी विद्यार्थी से कहें क्लास में कि इस क्षण से अब तक का सब कुछ भूल जाइए, क्या पढ़ के आए, क्या परिवार है, आप जीवन जी पाएंगे क्या? वर्तमान आपके भूतकाल के अधिकांश नींव के ऊपर खड़ा होता है, तो उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं है सब कुछ भूलने पर। वही बात इतिहास के साथ। बिल्कुल। एक सवाल ये साथ में जुड़ा हुआ कि इतिहास कहेंगे किसे। जैसे हर एक शब्द की कोई परिभाषा है, तो हम किसे मानेंगे कि ये इतिहास है? तो इतिहास है। देखिए जब इतिहास के दर्शन और उसकी बात की जाती है कि वे इतिहास की परिभाषा, तो कुल कई सर्वमान्य परिभाषाएं हैं। सबसे साधारण परिभाषा है जो हर विद्यार्थी अपने किताब में पढ़ता होगा कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ जिस घटना के बारे में हमने कह दिया, वो इतिहास है। विद्यार्थी को लगता होगा साहब ये परिभाषा हमने बहुत बार पढ़ ली। यह परिभाषा सिर्फ 6 या 7 शब्द नहीं है, अपने अंदर बहुत सारे गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसा हुआ का मतलब हुआ कि वो तथ्यों पर आधारित, तो उसमें फैक्ट है, जुड़े हुए। क्योंकि यदि तथ्य आधारित नहीं होगा इतिहास, तो मेरा कहा गया भी इतिहास है, आपका कहा गया भी इतिहास है, और किसी और का कहा गया भी इतिहास है। वो एक इतिहास में एक अलग प्रकार की विसंगति पैदा कर देगा। वो फिर दंत कथा हो गई, दंत कथा हो गई, सुनी हुई बातें हैं।
तो इतिहास की सबसे बड़ी परिभाषा ये हुई कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। वही गलत। एक अभी आपने प्रश्न किया कि साहब इतिहास क्यों पढ़ें? हाँ। ये तो पूंजीवाद का युग है, भौतिकवाद का युग है, ये तो नियो कैपिटलिज्म का युग है। ये मुड़ मुड़ के क्यों देखें क्या हुआ हो जाएंगे हम। देखिए, घटना था मैं जिक्र करना चाहूँगा, चूंकि अभी बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर चूंकि गूगल और उसका बड़ा दौर है तो विद्यार्थियों से पढ़ के देखें कभी। ये जो अमेरिका ने इराक पर हमला किया 1992-91 में, तो उन्होंने सब जगह को सेफ गार्ड किया, तेल के कुओं को, इनको, लेकिन उन्होंने एक जगह ऐसी थी जिसको उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। वो था इराक का अजायब घर, म्यूजियम, इराक का म्यूजियम। हमें सब जानते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता रही है। हाँ। और इराक की भीड़ ने उस मेसोपोटामिया के म्यूजियम को लूट लिया। तो अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश भी जानता था कि इस म्यूजियम की महत्ता क्या है। उनका मतलब उनसे इतिहास बहुत समाप्त करना। वो समाप्त करना था पहली बात। अभी फिर हाँ इसमें रुका कि जैसे अभी अफगानिस्तान में भी हुआ था कि जैसे वहाँ जब तालिबानियों पर शासन आया तो उन्होंने बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो बारूद लगा के उड़ा दी थी। तो मतलब वो उनके दिमाग से वो मिटाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से है या ऐसा कुछ। बिल्कुल लगभग यही बात है। वही बात जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं कि सब नव पूंजीवाद आ गया, पैसा है, साइंस है, टेक है, एआई है, इसमें जरूरत है क्या सोशल साइंसेस की? तो देखिए, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक दुनिया में मानव है ना, तब तक मानविकी भी पाठ्यक्रम भी रहेंगे और समाज विज्ञान भी रहेंगे। दुनिया का सारा आविष्कार, दुनिया का सारा जो प्रगति है, वो एक ही को लेकर केंद्रित है, और वो है मानव। तो जब तक मानव की भूमिका है तब तक ये बना रहे। और इतिहास को जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, एक है आम आदमी का इतिहास या राजवंशों का इतिहास। जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को एक हम कहते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, फिर हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, फिर हम कहते हैं आधुनिक भारत। तो विद्यार्थियों के मन में सवाल रहता है कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है या कौन सी ऐसी डेट है जहां से हम कहते हैं यहाँ प्राचीन भारत समाप्त हो गया, अब मध्यकालीन आ गया, अब मध्यकालीन समाप्त हो गया, आधुनिक आ गया। यानी वो पैरामीटर्स क्या हैं जो इतिहास को विभाजित करते हैं। देखिए, इसमें इसका प्रश्न, इसका जो उत्तर है काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समराइज करने की। देखिए, अब भारत में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। मुख्य रूप से बात यह है कि विश्व में ये माना जाता है कि भाई इतिहास को लिपिबद्ध, जो क्रोनोलॉजिकल लिपिबद्ध किया गया, वो ग्रीक हिस्टोरियंस ने किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। पहले श्रुति परंपरा थी। पुराणों के अंदर हम वंशावलियों के लिखने का हम जिक्र हर जगह पर पाते हैं। इसका मतलब है जब वंशावलियों का इतिहास लिखा गया, इसका मतलब इतिहास लिखने की परंपरा थी। आधुनिक काल के अंदर जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे या जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उनके द्वारा ये एक प्रमाणित किया कि भाई जो लिखा गया, जो तथ्यों पर आधारित है, उसे इतिहास माना जाए। भारतीय संदर्भ में ये था कि जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो चूंकि औपनिवेशिक काल जो रहा, जो ब्रिटिश काल जहाँ रहा, वो बड़ा प्रभावी रहा। तो जब जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स भारत आते थे, उनको पढ़ाने के लिए जो कॉलेज था, उन्होंने जरूरी था बताना कि साहब भारत में क्या है, क्या हुआ है। तो वहाँ एक जेम्स मिल ने एक किताब लिखी थी जिसके 3 विभाजन किए, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। वो एक गलत काल विभाजन था, और दुर्भाग्य रहा कि उसी काल विभाजन को, कहते हैं एक समय के साथ साथ किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है, उसे स्वीकार कर लिया गया। तो एंशिएंट इंडिया को, हिंदू इंडिया को एंशिएंट इंडिया मान लिया गया, मध्यकाल को मिडिवल इंडिया मान लिया गया, और ब्रिटिश इंडिया एक मॉडर्न डे के रूप में आ गया। अगर विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं कि उसे क्या मानना है, तो देखिएगा जो उसे सिलेबस दिया जा रहा है वो कहाँ से चलता है, इंडस वैली से चलता है, और पीछे ले जाते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से चलता है, और पीछे चलते हैं तो जैसे आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, नृविज्ञान में पढ़ते हैं। आजकल तो जी हर चीज़ें बराबर सी हो गई हैं। तो नृविज्ञान से पढ़ते हुए आप यहाँ पर आते हैं, फिर आप इसको पढ़ते हैं, इंडस वैली को पढ़ते हैं, फिर आप आगे। तो प्रारंभिक काल से लेकर आप ये मानते हैं कि साहब राजपूत काल तक आप प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। 1206 के बाद आप आ जाते हैं सल्तनत काल, जो सल्तनत पढ़ते हैं। उसके बाद आप 1556 से आप 1542 आप पढ़ना शुरू करते हैं। फिर आप मुगल काल के अंदर आ जाते हैं, और 1761 के बाद का जो काल है उसे आप एक प्रकार से आधुनिक भारतीय काल में ले आते हैं। मतलब पानीपत की तृतीय लड़ाई तक आप उसको वहां तक पढ़ते हैं, उसको आप मध्यकाल कह देते हैं, और फिर आप आधुनिक काल में ले आते हैं। यानी कि बात का सार ये आता है कि जो जब तक हिंदू राजाओं का शासन था उसको माना जाता है प्राचीन भारत, जो जेम्स मिल ने लिखा।
फिर जब मुस्लिम शासक आए तो वो मान लिया गया मिडेवल मध्यकालीन भारत, और जब ब्रिटिश शासक आए मतलब वो मान लिया गया आधुनिक भारत। देखिए भाई, यहाँ भी एक विसंगति है कि प्राचीन काल को पूरी तरह हिंदू शासक नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो बौद्ध भी रहे, वहाँ तो लोगों ने जैन धर्म भी ग्रहण किया। कैसे कहते हैं कि वो पूरा का पूरा वो था। मध्यकाल में ये किसने कह दिया कि साहब पूरा का पूरा मुस्लिम शासन था? कि हेमू को आप कहाँ खड़ा करेंगे? जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उन्हें आप कहाँ खड़ा करेंगे? आप प्राचीन भारत में 8वीं राज्यों को पढ़ते हैं, जो महाकांतर का इलाका, तो उनको आप क्या कहेंगे? और आधुनिक काल को आप पूरा ब्रिटिश काल कैसे कह देंगे? उनके पास तो पहले तो बहुत छोटा इलाका था। लेकिन एक चूंकि परंपरा पड़ गई और उसी परंपरा को अपना लिया गया, तो विद्यार्थियों के लिए जो उनका सिलेबस अभी है पढ़ना तो उन्हें उन्हीं तरीके से है। जब कभी भविष्य में जाके जब संस्थागत परिवर्तनों को, जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन किया था कि भाई विद्यार्थी कहते हैं हम क्या पढ़ें, हाँ। देखिएगा अब उसे उन्हें अभी अपने सिलेबस पे स्टिक करना चाहिए कि हाँ, कि जो उनको सिलेबस में दिया गया उन्हें वो पढ़ना है। अगर उन्हें अपने ज्ञान में वृद्धि कर दी तो एक बात कही जा सकती है कि परिवर्तन कुछ अलग अलग प्रकार से होते हैं। पहले इंडिविजुअल परिवर्तन होते हैं, फिर कुछ संस्थागत बदलाव होते हैं। भारतीय इतिहास में संस्थागत बदलाव 2 प्रकार से देखे जाते हैं। एक तो देखा जाता है गुप्तोत्तर काल में, जब केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे बिखरती है और सामंती व्यवस्था आ जाती है। और दूसरा बड़ा बदलाव आता है जब लेटर मुगल्स के बाद जब ब्रिटिश आने लगते हैं, तो पूरी सामंती व्यवस्था और जो पूरा राजतंत्र व्यवस्था थी या सल्तनत थे, सम्राट थे, वो धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लग पड़ी है। वो बदलता है, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है, पूरी तरीके से रिलीजियस सोशल चेंजेस आने लगते हैं। तो वो एक संस्थागत बदलाव था। यानी समाज में भी, अर्थव्यवस्था में भी, विज्ञान संस्थाओं में भी, तकनीक में भी, जब हर चीज में समाज में परिवर्तन दिखता है तो हम मानते हैं कि ये मध्यकाल से अब आधुनिक काल की तरफ हम आ रहे हैं। अगर हमें किसी चीज का ताल विभाजन करना है तो जो संस्थागत बदलाव हैं उन्हें पढ़ना जरूरी रहता है। जैसे समाज, जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, तो आप संस्थागत बदलावों की बात करते हैं। जैसे आप डबल इनकम नो किड्स की बात आ गई, जो जॉइंट फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई, अब लिव इन रिलेशनशिप की बात आ जाती है। तो ये संस्थागत बदलाव है। कोई संस्थागत बदलाव हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इसमें एक अगला सवाल ये है कि जब इतिहास लिखा जाता है तो क्या जो लेखक है यानी इतिहासकार, उसकी विचारधारा भी इतिहास लेखन पर दिखाई देती है कि उसकी जैसी विचारधारा है, क्या वो झलकती है क्या लेखन में? देखिए, जब हम इतिहास दर्शन को पढ़ते हैं तो इतिहास में कई प्रकार की जो विसंगतियां, विचारधाराएं सामने आती हैं। एक तो कभी इतिहास तथ्यपरक होता है। इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और वस्तुनिष्ठता क्या है, इसको लेकर भी अलग अलग मत है। तो ये कहा गया कि जब इतिहासकार अपना लिखना शुरू करता है इतिहास को, तो जैसे ही वो किसी विषय को चुनता है जो उसके पसंद का विषय होता है, वहीं से ऑब्जेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। तो जब आप किसी विषय को चुनते हैं तो आप उसी के आसपास सोचने लगते हैं, उसी के आसपास के तथ्यों को लेने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। यानी कि देखिए, मैंने चुन लिया कि मुझे आधुनिक भारत का क्या उस पर लिखना है या बढ़ना है, तो यानी मेरा पक्ष पहले ही तय हो गया कि मैं आधुनिक है की तरफ पहले से चुका हूँ। तो सीधी सी बात है, विचारधारा में वो आया था। अब उसका भी मैं किसी व्यक्ति को लिखना चाह रहा हूँ। यानी जैसे आपकी जो बात से मैं समझा कि जब हम विषय चुनते हैं या इतिहास का जो विषय चुनता है, वहीं उसका एक पक्ष हो गया कि न्यूट्रलिटी वहीं पूरी तरह से नहीं रही, हल्का सा झुकाव उसका हो गया। लेकिन हमें उस इतिहासकार की उस वैज्ञानिकता पर ज़्यादा संदेह भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा संदेह भी करना चाहिए कि वो जो लिख रहा है, अगर उससे तथ्यपरक इतिहास लिखा है, यदि मान लीजिए उसने किसी विषय को चुन भी दिया और यदि उसने बिल्कुल तथ्यपरक लिखा है और उसकी पुष्टि और भी कई बातों से होती है, तो हमें इतिहासकार की उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। अब चर्चा को थोड़ा विद्यार्थियों की तरफ ले जाते हैं। गंभीर चर्चा से थोड़ा आज के जो स्टूडेंट हैं वो जो सवाल करते हैं, स्टेप चलते हैं। आजकल विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब वो जा रहे हैं एग्जाम देने, तो बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे साथ भी जब मैं तैयारी के फील्ड में था, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिस्ट्री हम छोड़ के चली जाएगी। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या आरएएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और क्वेश्चन उस कंपैरिजन में जितना हम एफर्ट्स लगाएंगे उनमें ताकत ज़्यादा लगेगी, हमारा एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे और हिस्ट्री में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दिया जाए
इसलिए स्टूडेंट्स ने एक दूसरा रास्ता चुन लिया, संस्कृत मार्ग के लिए इतिहास छोड़ के जाएंगे। उसके बजाय हम दूसरी जगह फोकस करेंगे, साइंस पे ज़्यादा जोर लगाएंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे या कुछ और करेंगे। तो आप ऐसी क्या सलाह लेना चाहेंगे, या कुछ ऐसे टॉपिक या ऐसे कोई स्कोरिंग, कोई खास एरियाज कि अगर वहाँ से वो पढ़े जाएँ तो इतिहास पूरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और एग्जाम में उनको उसका फ़ायदा मिले? देखिए, इस बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा मैं। इस हिसाब से मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि हर विषय की अपनी प्रासंगिकता है। पहली बात तो ये हो गई कि जिस विषय को पढ़ रहे हैं वो उनके जीवन में कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा। जी, सही बात। जहाँ तक बात है इतिहास की, अगर आप भारत के विद्यार्थी हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं मान सकते कि आने वाले समय में इसकी कोई प्रासंगिकता आपके लिए नहीं रहेगी। इतिहास हुआ, संविधान हुआ, इनकी प्रासंगिकता एक आम भारतीय के जीवन में कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। बात है कि उस नज़रिए की हमें इसे पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे पहले जब आप ये समझेंगे कि इतिहास आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप में उसकी रुचि जगेगी। दूसरी बात है, आप अपने किसी भी विषय का सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हर जगह पर आएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हर जगह पर आएगा। आप देखेंगे आपके सिलेबस के अंदर आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। भारत में हर दूसरा विद्यार्थी, हर तीसरा आदमी कहता है कि भारतीय संस्कृति सबसे महान थी। तो उसे पढ़ेंगे कब आप? जी, आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आपके पूरा उसका पार्ट है। यदि आपने कहा कि संस्कृति महान है तो उसे पढ़ेंगे कब आप? एक नया ट्रेंड, एक विद्यार्थियों में नया ट्रेंड आने लगा है कि वो इतिहास सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, जो हो सकता है किसी ने भी बनाई हो, जो भी वो क्लिप में कुछ कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो कह रहे हैं वो इतिहासकार ही हो या इतिहास के शिक्षक या प्रोफेसर कुछ हो। आजकल कोई भी व्यक्ति इतिहास के बारे में कुछ भी बताने लग जाता है। कई बार कोई व्यक्ति भी ना हो, ऐसे एनिमेटेड कुछ चीजें दिखाई जा रही है कि भाई ये युद्ध हुआ, ये जीता, वो हारा। तो बच्चों को उसमें तो रुचि आती है, लेकिन जब उनको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को दे दिया जाए कि ये हिस्ट्री अब आपको पढ़नी है, तब उनको बोरियत फील होती है। और आज की जनरेशन को गंभीर बातें समझाना बड़ा मुश्किल है। उनको अगर कहें कि ये विषय आपके जीवन में प्रासंगिक है, आगे चल के आपके काम आएगा, तो वो बात नकार देते हैं। वो कहते हैं हमको ये बताओ, ये हमारा एग्जाम है, इसमें 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने हैं, उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम 500 पेज पढ़ने हैं, और दूसरे किसी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन हैं और उसके लिए हमें 100 पेज पढ़ने हैं, तो हम इसको छोड़ के ही जाएंगे। तब उनको कैसे हम कन्विंस करें कि वो शॉर्ट कुछ टॉपिक या कुछ खास स्कोरिंग एरिया कि भाई आप पूरा अगर लाइन बाय लाइन ना पढ़ के कम से कम यहाँ फोकस करके जाएं, तो 10 में से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, एक बात तो विद्यार्थी जीवन के लिए हमेशा कही जाती है कि विद्यार्थी जीवन और सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। एक बात ये भी कही जाती है, आपने कहा भी सोशल मीडिया सब कुछ है, कहते हैं धोखा हमेशा सुंदर होता है। तो सबसे पहले खराब चीज अट्रैक्ट करते हैं बात है। लेकिन विद्यार्थियों को मैं एक सलाह या मैं भाई वाली राय देना चाहूँगा कि थोड़ा ठहरें, थोड़ा रुकें, थोड़ा चिंतन करें। जो मेहनत आप कर रहे हैं, ये मेहनत वो कुछ भी नहीं है जो आपको सफलता के द्वार आगे मिलने वाला है। इतिहास की जहाँ तक बात है, ये भी यहाँ नहीं करेंगे तो गैप हमेशा बना रहेगा। हाँ जी, ठीक है, कुछ सेक्शंस को उन्हें पढ़ने ही पढ़ने, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। हाँ जी, मैंने कहा जब आप कहते हैं भारतीय संस्कृति महान है तो तब पढ़ेंगे उसको, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़िएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कैसे हुआ, क्या हुआ। आप यूरोपियन शक्ति को पूरा पढ़िए। भाई एक यूरोपियन शक्ति आई, उनके साथ और कई शक्तियां आई, उन्होंने आपके देश को 200 सालों तक लूटा। उनके कारण, उनकी नीति के कारण आपको एक लंबी भारतीय गांवों की गरीबी का सामना करना पड़ा। वो इतनी गहरी औपनिवेशिक लूट थी कि आप उसे समझ ही नहीं पाए। तो उसे पढ़ना ये बेसिकली हमारा कर्तव्य बन जाता है। और रही बात स्कोरिंग की, देखिए ये भी जरूरी नहीं कि जिसको आप मान के चल रहे हैं कि अब मैं कम पढ़ूंगा तो ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, जरूरी तो वहाँ भी नहीं है। अगर आपको अपने लिए कंप्लीट पैकेज चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो, आप अच्छे पदों पर जाएं, आप एक अच्छे इंसान बने। और देखिएगा एक बात और भी है कि भाई आप कह देते हैं कि सफलता से बढ़ के कोई सफलता नहीं, तो दूसरी बात अभी फायदे का क्या फायदा। एक किसी उनका शायर का एक शेर है कि भाई घरों के आगे नाम थे, नाम के साथ औहदे थे, पर इस शहर में मुझे कोई आदमी ना मिला। तो पद तो आप पा जाएंगे, लेकिन आपको
राज्य की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, सफल तो कोई भी आदमी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ से जुड़े हैं, इस समाज और देश के प्रति भी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें तो पढ़ना ही चाहिए। और जैसा अभी चर्चा से पहले जो अपनी बातें थी कि आपने एक बात मुझे बताई थी कि अगर आप जिला कलेक्टर बन के भी जाते हैं, कहीं किसी जिले में संभाल लें, तो सबसे पहले आपको उस जिले का दिएगा उसका जो इतिहास है वही आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। यानी इतिहास को स्किप करके आपको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी आप जहाँ जिस विभाग में जाएंगे वो अपने इतिहास से कटा हुआ नहीं रह सकता। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए जिनको एक अलग से विशेष स्थान मिला हुआ है। कहा गया है कि ये शासक कुछ महान है। महान शासकों में कुछों के नाम लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सबको महान नहीं कहा गया। उन लोगों में मतलब मैं किसी एक का नाम ना लेके ऐसा कह रहा हूँ कि एक वर्ग है, कुछ शासक है उनको महान कहा गया कईयों को। तो उनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो बाकियों में नहीं है और उनको महान कहा गया, सबको नहीं कहा गया? ये इस महानता को लेकर भी कई विवाद हो सकते हैं। कोई कहता था इनको क्यों महान कहा गया, उनको क्यों नहीं कहा जा रहा। देखिएगा, अगर अपन मान लीजिए मान लेते भी महान होते हैं इतिहास में कुछ, किसे महान कहेंगे हम? आपके साथ नदियां बनवाई, सड़कें बनवाई, राज्य के लिए काम किया तो हर आदमी करता है। आज के शासक भी सभी करते हैं, इनको महान क्यों नहीं कहा जाता? देखिएगा, महान या विशेष वह व्यक्ति हुआ या वह अधिकारी या वह राजा हुआ जिसने समय की धारा के विपरीत जाके कार्य किया, जो उसके 100-200-300 साल पहले भी नहीं हुआ था और उसके 300-400 सालों बाद भी नहीं हुआ था। जैसे अशोक के लिए कहते हैं सब, या अशोक को महान कहा गया। अशोक द ग्रेट क्यों हुए? अशोक ने लड़ाई लड़ी, संघार हुआ इसके, और अशोक के पीछे का जो सारा इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है। हाँ, बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच में सब वो संघर्ष, सत्ता संघर्ष चलता रहा, सब कुछ रहा। अशोक ने उस हिंसा को देखा और उस हिंसा से जो उनको जो विचार त्यागा, उन्होंने अपना एक अलग रुख अपना लिया। वो धम्म की बात करते हैं, वो अभिलेख खुदवाते हैं। धर्म पे ही एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि एक अशोक का धर्म और एक बौद्ध धर्म क्या दोनों एक है या दोनों में कुछ अंतर है? चलिए, मैं आपके दोनों प्रश्न का मिला जुला उत्तर देखा। तो वो बात आपने की महानता की है, वो धर्म प्रचार की बात करते हैं, वो अपने एक धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। उनका काम क्या था? उनका काम यह है कि जिनको सजा हो गई उनके परिजनों से मिलना, जिनका मृत्युदंड हो गया उनके तो सजा कम करवाना, यदि मृत्युदंड समाप्त नहीं हो पाता है तो उनके परिजनों की देखभाल करना। अब आप तुलना कीजिए वर्तमान उसमें, ये अगर आज भी यदि स्थिति है समाज की इतनी आधुनिकता के बाद भी, यदि किसी घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी है ना, तो मोहल्ले की आंख और नाक दोनों तन जाते हैं कि जीप बाहर क्यों खड़ी है। वहां अशोक के द्वारा एक ऐसे आदमी की नियुक्ति करना, एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना जिसमें एक आ रहा कि भाई, कहा गांधी ने भी कहा था कि भाई पापी से नहीं पाप से डरना करो, वो वाली बात है कि भाई ठीक है उससे गलती होगी। तो वो जब इतने साल पहले मानवीयता का ये दृष्टिकोण बनाए रखना, तो वो कुछ ऐसे कारण होते हैं कि भाई आप ये कहते हैं कि भाई अशोक महान था। ऐसे ही अन्य शासकों के साथ भी आपको मैं विद्यार्थियों को खुली ये कहता हूं कि भाई आप समय की धारा पकड़िए, आप स्वयं पढ़िए, मत पढ़िए इस व्हाट्सएप को, मत सुनिए हम क्या कहते हैं। इतिहास के पन्नों को खोलिए। और किताब के साथ एक बहुत बुरी समस्या है जो मैं वो कहना चाहूंगा कि किताब के अक्षर स्वयं मुड़ के दिमाग में नहीं घुसते, आपको उसके लिए पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। हर विद्यार्थी का ये कहना क्या लिखा गया था, लिखा नहीं गया, इतिहास में कम स्थान मिला, एक बार किताबों में पन्नों को पलटिए। किताबों से अच्छा साथी आपको कोई नहीं मिलेगा। जैसे महान शासक की बात हो रही है, अब भारत में कहा जाता है समुद्रगुप्त को यहाँ का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे ही चलो वहाँ शासक नहीं थे, लेकिन चाणक्य को कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली। कई बार यूरोपीय लोगों से हमारे यहाँ के लोगों की तुलना की जाती है, और जबकि होना ये चाहिए, अगर मान लो समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी ज़्यादा महान है तो कहा जाना चाहिए कि समुद्रगुप्त नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त, जैसा कि अपनी शुरू में बात की चर्चा हुई इस पर, यानी कि आपके क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? देखिए, आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि समुद्रगुप्त ने अपना अभियान किया, पहले आर्यवर्त का किया, फिर दक्षिणावर्त का किया,
नेपोलियन का अभियान भी बड़ा कमाल था कि नेपोलियन तो पूरे यूरोप का मानचित्र ही बदल दिया था एक बार। हाँ। जब हम सिम्बोलिज्म की बात करते हैं, प्रतीकात्मक की बात करते हैं, तो ये बात तय है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसका प्रजातंत्र मजबूत होता है, जिसके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता होती है, उनके सिद्धांतों को ज़्यादा माना जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई नेपोलियन एक प्रकार से उन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने के बजाय हम नेपोलियन को कह सकते हैं कि साहब वो यूरोप का समुद्रगुप्त था। यही बात चाणक्य के अर्थशास्त्र और जो मैकियावेली ने प्रेस थी ना उसके बारे में कही जा सकती है। चाणक्य ने भी प्रशासन के बारे में लिखा, मैकियावेली ने लिखा, तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। अब चर्चा थोड़ी गंभीरता से थोड़ी सामान्य लाते हैं। एक सवाल, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको कोई ऐसी शक्ति दी जाए कि समय में वापस जाके इतिहास में किसी चीज़ को आप बदलना चाहें, पलटना चाहें, तो कौन सी घटना ऐसी है जिसको आप इतिहास में वापस जाके बदलना चाहेंगे? देखिए क्वेश्चन बड़ा हाइपोथेटिकल है। वैसे मैं अक्सर ऐसे प्रश्न का जवाब देता नहीं, क्योंकि देखिए इतिहास के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि इतिहास अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। इतिहास इतिहास होता है। आप इतिहास के बारे में ये नहीं कह सकते कि भी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। इतिहास मेरे और आपके पसंद का नहीं हो सकता। इतिहास जो हो गया वो हो गया। लेकिन जब मैं प्राचीन भारत को, मध्यकाल को और आधुनिक काल को पढ़ता हूँ तो कुछ घटनाएं का कम लगता है मुझे कि अगर यूरोपियंस को भारत आने की वो परमिशन ना मिलती और व्यापार करेगी, तो यहाँ भी अलग है कि अगर वो परमिशन नहीं मिलती तो भारत विदेशी उनसे प्रभावित नहीं होता। हाँ, आधुनिकता के जो आधुनिक नहीं है, जो तथाकथित जो हाँ उस समय नहीं मिलता। लेकिन एक पक्ष है जो शायद बर्बाद होने से बच जाता कि जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति से जो भारत लंबे समय तक बर्बाद हुआ, जो भारतीय गांवों की लंबी गरीबी आई जिससे हम पहचान ही नहीं पाए, जिसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी इन अनब्रिटिश ऑफ इंडिया में डेन ऑफ वेल्थ के रूप में लिखा, वो हम नहीं समझ वो जो चीज़ थी और वो जो समृद्धि यहाँ से निचुड़ कर उन यूरोपियंस के पास गई, उससे शायद हम बच सकते थे। बाकी बहुत सारी घटनाएं हैं। यानी लूटा तो बहुतों ने भारत को और अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक लूट की यहाँ का वो लूटा और बाहर भी ले गई। वैसे सल्तनत था, मुगल काल था, वो राजा थे या नादिर शाह भी आए तैमूर में, लेकिन वो जो सिस्टमेटिक लूट 200 सालों तक चली, गाँव के आत्मनिर्भरता समाप्त करना, यहाँ के स्थानीय उद्योग चौपट करना, बिल्कुल वो जो आर्थिक नीतियां थी ना, उसने उस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, जिसके कारण ये खुद जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उन्होंने कह दिया कि जितने भी अकाल उस 19वीं शताब्दी में पड़े वो मैन मेड फेमिन थे। वो आदमी के द्वारा, वो सरकार के द्वारा थे, वो वैसे अकाल नहीं पड़ता उसके अंदर। अब जैसे इतिहास में कुछ बड़े पड़ाव की बात होती है, कुछ युद्ध हुए जो निर्णायक पाए जाते हैं, तराइन का युद्ध जैसे का, पानीपत की भी तीसरी लड़ाई, और उसमें क्वेश्चन ये थे कि पानीपत की जब लड़ाई हुई, तीसरी वाली लड़ाई 1761 में शायद तभी हुई थी, उस लड़ाई में मराठों को भारत के लिए स्थानीय कोई राजा उन्होंने किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया कि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भारत में सिर्फ मराठा लड़ाई डट रहे थे, बाकी किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? यानी कि मराठों की कुछ कमियां थी या बाकी लोगों की कुछ कमियां थी कि क्या कारण रहा अब्दाली के खिलाफ सिर्फ मराठा लड़े? देखिए जैसे आपने जो क्वेश्चन किया वो मध्यकाल और आधुनिक काल के उस संक्रमण से काल डिफरेंस का है, तो विद्यार्थियों को मैं इस पर जरूर संबोधित करना चाहूँगा कि जब आप इस सेगमेंट को पढ़ें, इस हिस्से को पढ़ें, तो परवर्ती मुगल्स, लेटर मुगल्स और आधुनिक भारत के स्टार्टिंग की 2-3 चैप्टरों को साथ मिलाते पढ़ें, ताकि देखिए आप पूरा समझ में आए कि भाई हम किस प्रकार उस सेगमेंट में चलते कि साहब हम कैसे उतर रहे थे और कैसे उस आधुनिक काल की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन था कि मराठे ही क्यों लड़े। देखिएगा शिवाजी और संभाजी के बाद 1713 के बाद की कहानी पेशवाओं से चलनी शुरू हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, और ये कहानी चल पड़ती है जी। 1761 के पहले भी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो चुके थे पहले से ही। मराठा शक्ति दक्षिण में इतनी मजबूत हो चुकी थी और मुगल सम्राट और हैदराबाद के निजाम वगैरह सब हाथ जोड़ चुके थे, साहब इस शक्ति से हम हार मानते हैं। लेकिन उस मराठों के आक्रमण के दौर में सारी शक्तियां उस जद में आ गई। उसमें राजस्थान के राजपूत शासक भी आए, सारे शासक आए जो प्रांतीय शासक थे। मराठों से ही लड़ाई जा मराठों से
जो उनका वो था, और मराठों की एक मुगलों के साथ एक संधि हुई और मराठों को एक पदवी मिली वहां पर वकील मुतलक की। और वहां ये तय हुआ कि जो मुगल सम्राट का शत्रु होगा वो मराठों का शत्रु होगा, और जो उनका दोस्त होगा वो उनका मित्र होगा। और यही कारण रहा कि 1761 में तो मराठे वो दक्षिण की तरफ थे और पानीपत यहाँ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य युद्ध हुआ, और किसी शक्ति का आप पढ़ते हैं क्या? जी, मुगल सम्राट भी नहीं लड़े। हाँ, और लड़े कौन? मराठे लड़े। उसका कारण यही था कि और लोगों ने साथ देने से मना कर दिया, और चूंकि आपने कहा था कि आप उनके सहयोगी रहेंगे। हाँ, मराठे उनसे लड़े और मराठों की बहुत भीषण पराजय भी हुई और मराठों को बहुत नुकसान भी हुआ। एक प्रकार के मराठा को गहरा आघात लगा। किताबों में पढ़ते हैं कि हम हर घर से कोई ना कोई उस वक्त युद्ध में हताहत हुआ था। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. आप दूसरा पक्ष ये भी कहते हैं कि भाई मराठों ने अब्दाली को भी इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि भाई उधर से दोबारा कभी अफगान आई नहीं, आए लड़ने मान आए थे, उधर से कुछ लड़ाई। और उसका फायदा जो उठाया वो अंग्रेजों ने उठाया। इस लड़ाई का जो सबसे ज्यादा फायदा वो अंग्रेजों को हुआ कि 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई हो चुकी थी, और 1764 में बक्सर की लड़ाई को देखते हैं। हाँ, एक मतलब इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह साबित नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा, यह साबित कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। कि अब ये साबित हो गया मराठा सबसे बड़ी शक्ति में ही रहे, वो भी कमजोर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले अपनी एक चर्चा चल रही थी कि महान शासकों को देखकर, जिसमें आपने जवाब दिया था कि ऐसा कोई शासक जिसने 200-300 साल तक उसके आने के बाद किसी ने ना किया हो, उसने पहला ऐसा कुछ ना किया हो। उनमें ही एक नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक को कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पागल शासक कहते हैं उसको। जब विद्यार्थी इतिहास में और गंभीरता से उतरने लगता है तो वो तुगलक को जीनियस कहने लगता है। सुपरफिशियली हमको लगता है पागल है, और ध्यान से जब गंभीरता से जाता है तो लगता है जीनियस है। आपका क्या मानना है, वो पागल शासक है या वो जीनियस है, या वो किसी खास योजना पे काम कर रहा था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई? देखिए, कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। जैसे कहते हैं कि इतिहास सफल लोगों का होता है। हाँ, वही बात मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी रही। एल्फिंस्टन को पागल कहते हैं या कई विचारधारा रहती है। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के कामों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके समय से जितना समय से आगे व्यक्ति तब हो नहीं सकता था। सांकेतिक मुद्रा को चलाना, हाँ, राजधानी का परिवर्तन करना। अब जैसे आज हम सांकेतिक मुद्रा पर ही है, हम बाबू उसने किया तो पागल के पागल कहना है। ईरान और खुरासान पर लड़ना। आप जो उसमें जो इसका जो तराई का इलाका था या उसके इलाके के अंदर खेती को बात करना, आप उनकी सारी योजनाओं को पढ़ दो। या तो आप में करवद्दी को करना, कोई समय रहा, कोई किस्मत का फेलियर रहा, कोई प्रशासनिक विफलता रही, कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो हर योजना थी वो विफल साबित हो गई। अगर वो सफल साबित हो जाती जो तुगलक ने कही, तो जो आपने कहा, तो हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक उन लोगों में शुमार होता जो महान शासकों में कहा जाता है। ऐसे जैसे इसमें एक पॉइंट आया कि हम कह रहे हैं कि भाई तुगलक ने जो फैसला लिए उनमें से सफल नहीं हो पाए। ऐसे जब भारत के कुछ अच्छे समय की, कुछ खराब समय की हम बात कर रहे हैं, तो गुप्त काल को कहा जाता है ये भारत का स्वर्णिम काल, स्वर्ण युग रहा।
और मध्यकाल का कुछ हिस्सा कहलाता है कि ये भारत का डार्क युग, इतना अच्छा नहीं रहा। तो इतिहासकार के तौर पर, इतिहास के प्रोफेसर के तौर पर आप क्या मानते हैं कि गुप्त काल भी भारत का स्वर्णिम युग था? कुछ कहते हैं हाँ, कुछ ना, और दोनों पक्ष इसमें क्या है? देखिए, जब गुप्त काल को स्वर्ण काल की बात कही जाती है, अक्सर जब अपन देखते हैं उसमें भी अलग अलग बातें हैं। ये कहा जाता है कि कला, साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से गुप्त काल स्वर्ण काल था। आप कला को देख लीजिएगा, चाहे आप मंदिर स्थापत्य देख लीजिएगा, आप मूर्ति कला देख लीजिएगा, साहित्य में आप चाहे संस्कृत भाषा का उत्थान देख लीजिएगा, कालिदास को पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रचुर साहित्य रचा गया। यही बात विज्ञान के साथ है। आप आर्यभट्ट को पढ़ते हैं, वराहमिहिर को पढ़ते हैं, ब्रह्मगुप्त को पढ़ते हैं, ये सब गुप्त काल की देन है। पूरा प्रतिमा विज्ञान गुप्त काल में विकसित होता है। जब हम इस चीज को देखते हैं, मतलब अपने आप में एक आइकन खड़ा कर दिया गया, तो ऐसा लगता है कि वास्तविक गुप्त काल स्वर्ण काल। मंदिरों की शैलियाँ, पहला शिखर युक्त मंदिर का मिलना, आपका बुद्ध की सुल्तानगंज से प्रतिमा का मिलना, पूरी जो आइकनोग्राफी है स्कल्पचर आर्ट की जो है, वो गुप्त काल में अपनी परिपूर्णता बनाती है। यानी साहित्य, स्थापत्य, सब कुछ उसमें आ गया। इस दृष्टि से वास्तविक स्वर्ण काल लगता है। उन्होंने एक मानदंड स्थापित कर दिए। अब क्या है, स्वर्ण काल सबके लिए होता है क्या? तो एक अलग विचारधारा है आई कि साहब, लोग कहते हैं कि साहब लोग गंगा नदी के तट पर आत्महत्याएं कर रहे थे। कालिदास के साहित्य में हम जो उच्च वर्ण का जो पात्र है वो संस्कृत बोलता पाया जाता है, जो सामान्य वर्ग का प्राप्त है वो स्थानीय भाषा बोलता पाया जाता है। स्वर्ण मुद्राओं का की प्रचुरता मिलती है, तो एक कौड़ियों का प्रसंग भी मिलता है। तो ये तो लगभग बात सही है कि भाई कोई भी शासन, कोई भी वो रहा हो, जो उच्च तबका है उसके लिए हर चीज अच्छी होती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि हर तबका बिल्कुल धन से भरपूर रहा होगा, तो उसके लिए अपनी अलग समस्या होती है और उसके लिए अपना एक अलग सोचने का तरीका होता है। के लिए स्वर्ण काल हमेशा स्वर्ण काल होता है। यदि हम गुप्त काल को उस दृष्टि से देखते हैं तो वास्तविक स्वर्ण काल लगता है। यदि हम उस सेगमेंट को देखते हैं जो एक आम व्यक्ति के तौर पर, यदि हम उसकी एनालिसिस करते हैं, मतलब ये सब पहले तो स्वर्ण काल नहीं था, और वो हर उस पर रहता है, हर युग में रहता है। और फिर मध्यकाल को अंधकार युग, डार्क एज कहलाना। देखिएगा, एक्चुअली जब आप यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो जो सामंतीय शासन है ना, जो सामंत, जहाँ जो फ्यूडलिज्म जो इस्तेमाल होता है, उसे हमेशा नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मध्यकाल में भी सामंती शासन तो मुगलों तक आते थे, पूरा समाप्त हो गया। एक पूरा एक केंद्रीकृत राजतंत्र खड़ा था वहां पर। 18वीं सेंचुरी को अक्सर कुछ के अंदर डार्क एज कहा जाता है, कि जो 18वीं शताब्दी है। क्यों कहा जाता है? ये सब राजनीतिक विखंडन हो रहा था, लेटर मुगल्स आ रहे थे, ये सब अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव हो रहा था, जो कि ब्रिटिश आ गए थे। ऐसे ही जो जो रिलीजियस और वो था, वो जो धार्मिक वो था, वो जो सोशल कंडीशन थी बहुत खराब हो गई थी, और इसीलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार होते हैं। यहीं पर आप अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव पाते हैं। लेकिन एक दूसरी विचारधारा भी है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो भारतीय राजकोष था उसको तो नुकसान था, लेकिन जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बहुत ऊंचा हो रहा था। जब दादा भाई नौरोजी जर्नल ऑफ वेल्थ में लिखते हैं ना कि धन निष्कासन का सिद्धांत है, तो ये कहते हैं व्यापारियों को तो उसका पैसा मिल गया, लेकिन जो भारतीय राजकोष को पैसा मिलना था वो नहीं मिला। तो ट्रेड और कॉमर्स वैसे तो चढ़ रहा था, लेकिन जब एज ए नेशन के कंसेप्ट में देखते हैं तो वहाँ डार्क एज नजर आता है। वो कैसे? वो उस समय का डार्क एज था। यदि आज हम डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज आनी शुरू हो गई थी। तो अंग्रेजों ने एक नुकसान किया, लेकिन वजह बदलती चली गई। तो हाँ, उस हिस्से को देखते हैं तो डार्क एज था, और दूसरे हिस्से को देखते हैं लगता है कि नहीं, ट्रेड और कॉमर्स उसके अंदर हो रहा। ये वाली बात। एक और मुद्दा जो बहुत ज्यादा विवादों में रहता है, पूछा जाता है कि भाई आर्य जो, कुछ कहते हैं कि भारत के मूल निवासी हैं, कोई कहते हैं कि जर्मनी से आए, कोई कहते हैं आर्कटिक प्रदेश से आए, कोई कहीं से बताता है, कोई ओरिजिन कहीं से बताता है। आपको क्या लगता है, आपका इसमें क्या ओपिनियन है? देखिए, ये प्रश्न अभी भी लगभग अनुत्तर, मतलब इसमें पूरा उत्तर नहीं मिल पाता है। सबके अलग अलग मत थे। तिलक ने कहा आर्कटिक प्रदेशों से आए थे, हंगरी में जो काइल्स थे उन्होंने कहा सब डेन्यूब घाटी से आए थे, मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे। और वो भी एक कारण है, जब हिटलर ने कहा ना कि मैं ही आर्य हूँ, फिर आर्यों को एक बड़ा, जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होता है, हर देश चाहता है, हर इलाका चाहता है कि साहब सबसे अच्छे हम थे,
जैसे हम इन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम सभी हुए, सिंधु घाटी सभ्यता है, इजिप्शियन सभ्यता थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी। वो एक क्लैश ऑफ एगो थॉट्स की बात होती है। तो मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि भाई कोई भी जाति जब ट्रैवल करती है तो अपने निशान छोड़ती आती होगी। अभी तक हो सकता है मेरा ज्ञान उतना ना हो कि मैं किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया कि वैदिक आर्यस को लेकर क्या है। अभी भी बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी होता है। अब लेकिन वही वाली बात है कि जब विद्यार्थी शॉर्टकट ढूंढने लगे, अब हर चीज में तो फिर गहरा उत्खनन कहाँ हो पाएगा और गहरा विश्लेषण कहाँ हो पाएगा, तो जानने के लिए जरूरी है कि हमें गहराई में उतरना पड़े। एक और हाइपोथेटिकल सवाल, जैसे ऐसे मजाक में कहा जाता है, कहावत है कि अगर चाकी की मूछें होती तो चाका कहते। ऐसा ही सवाल है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह शासक बनता, मुगल सम्राट, तो क्या लगता है कि क्या क्या कुछ परिवर्तन हो सकते थे? देखिए इस पे ये ना ऐसा होता, ये इतिहास में बहुत होता है, ऐसा होता तो यूँ हो जाता, हम वहाँ होते तो यहाँ हो जाते। लोगों को बात करने में मजा आता है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जब हम इस तरफ होते हैं ना तो विचार अलग होते हैं, उस तरफ होते हैं तो विचार अलग होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स से बात की जाती है, जो विपक्ष में होता है उसे तुरंत जनता ही चिंता होने लग जाती है, जैसे ही सत्ता में आता है तो जनता भूल जाता है। और एक आप आप राजनीतिक व्यवस्था की बात की, मैं आम जनता की बात करूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जब मैं दबा हुआ होता हूँ, नीचे होता हूँ, तो मुझे हर चीज शोषण नजर आती है। और जैसे ही मैं ऊपर उठ जाता हूँ तो मुझे वही चीज नहीं बर्ड्स आई व्यू से देखना चाहिए। तो ये एक सामान्य वो है। देखिए औरंगजेब और दारा शिकोह की लिस्टे कहा जाता है कि भाई दारा शिकोह थोड़ा सा सॉफ्ट था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी मजमुल बहरीन, इन्हें समुद्रों का मिलन कहा जाता है, उपनिषदी विचारधारा पर आधारित थी। तो ये माना जाता है कि यदि कोई उदारवादी होता धार्मिक रूप से, यदि उदारवादी शासक होता तो उसको देखने का नजरिया दूसरा होता और वो शायद किसी और उसमें ले जाता। लेकिन हम ये नहीं कह सकते दारा शिकोह बैठते तो बाकी जो राजनीतिक शक्तियां थी उनका क्या रोल रहता। तो और भी शक्तियां तो थी दक्षिण के अंदर, वो कैसे देखती हैं उसको, तो वो एक अलग एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि भाई मतलब दक्षिण से फिर एक और बात निकल के आई कि दक्षिण में जो जो गया, दक्षिण की तरफ जिसने राज्य विस्तार करने की कोशिश की, उसका राज्य बाद में पतन की तरफ ही गया। जैसे औरंगजेब से बात आई कि औरंगजेब ने अपना आधी से ज्यादा जीवन शासनकाल दक्षिण दक्कन पर कब्जा करने के जिसमें निकाल दिया और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो क्या दक्कन विषय की जो सनक या जिन जो औरंगजेब को थी, वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन? यह एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। यह भारतीय इतिहास में दक्षिण पर जो प्रत्यक्ष शासन रहा वो बहुत कम लोगों का रहा। अब प्रत्यक्ष शासन की बात करते हैं, इसमें जब आप मौर्य अभिलेख को देखते हैं तो भी कर्नाटक तो अभिलेख वैसे ही मिलते हैं, चोल पांडे सतीपुत केवलपुत का जिक्र आता है। जब समुद्रगुप्त ने अभियान किया आर्यावर्त और दक्षिणापथ का, तो समुद्रगुप्त के द्वारा भी प्रत्यक्ष शासन दक्षिण के अंदर स्थापित नहीं किया गया जितना हम पढ़ते हैं। उन्होंने, उनकी भी बड़ी फेमस लाइन आती है, सर्वकृत दानाज्ञाकरण प्रणाम आगमन पारित पोषित प्रचंड शासन से, कि वो दक्षिण के शासकों को बुलाते थे, उनसे दान लेते थे, फिर वो एक अवैधान था कि उनको नहीं किया जाएगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण को प्रत्यक्ष शासन में लेने का किया तो भी वहां दिक्कत आई। औरंगजेब लगभग 20 साल से ज्यादा दक्षिण भारत में रहा, वो भी प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना चाहता था। उसका बहुत बड़ा कारण था कि उत्तर और दक्षिण के बीच का बहुत बड़ा एक गैप, यदि आप वहां से, यदि आप आपके पास अच्छे रीजेंट नहीं है, अच्छे सामंत नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो भी आपका विघटन होगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण डिस्टेंस था। कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि साहब अंग्रेजों के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बारीक बात है। आप प्राचीन काल देख लीजिएगा, मध्यकाल देख लीजिएगा, राजाओं के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा होगा। हर राज्य अपना साम्राज्य विस्तार चाहता था, अंग्रेजों ने भी किया, अपने तरीके से किया, लेकिन उन्होंने गलती से एक बहुत बड़ी फायदा भारतीयों को दे दिया कि उन्होंने एक समान प्रशासन दे दिया। पूरे उस एक समान प्रशासन से ये रहा कि जो आम भारतीय था उसकी समस्याएं एक समान हो गई। और हम कोई भी आंदोलन या समूह तब बनाते हैं जब हमारी समस्याएं एक होती हैं। तो अंग्रेजों ने अपने शासन से पूरी भारत की समस्याओं को क्या कर दिया, एक कर दिया है। एजुकेशन सेम हो गई, मॉडर्न एजुकेशन आ गई,
लिबरल विचार सारे के सारे आ गए। इसलिए जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत को अपने कब्जे में लिया तो उसका एक वो ये रहा कि उन्होंने सबकी समस्या एक कर दी, इसलिए वो विक्टर नहीं हो पाया। एक सवाल जो भारत का इतिहास जो हम पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ शुरुआत में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक कैसे तो वो पनपी, यानी कि उदय उसका कैसे हुआ और अचानक फिर नष्ट कैसे हो गई। इतनी जो डेवलप सभ्यता थी अचानक कैसे खत्म हो गई, जन्म कैसे हुए, पैदा कैसे हुई, इस पर आपकी क्या राय? देखिए ना, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन अभी भी चल रहा है। अभी भरतपुर में बहस है, बाहर उसके पास उत्खनन चल रहा है। ये बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जितना उत्खनन हुआ जिसके बारे में कहा जाता है, तो एक अक्सर एक वेस्टर्न थिंकर्स का रहता है कि सर जो कुछ अच्छा हुआ हमारे यहाँ हुआ। इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता विश्व में दूसरी नहीं थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरा, सभ्यताओं का नष्ट होना कोई विशेष बात नहीं है। कई सिविलाइजेशन सब नष्ट आए और नष्ट हो गए। आज जैसे आप ये देखते हैं कि भाई आपके घर के सामने की सड़क है, 15 साल पहले 4.5 फुट 5 फुट नीचे थी, सड़क बनते बनते इतनी हो गई। तो आज जब 10 साल में इतना बन जाता है, आज हम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हम देखते हैं गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहना कि साहब सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं कि साहब हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे, कि साहब बाढ़ आ गई होगी, हमला हो गया होगा। और हम आज भी देखते हैं कई नदियां अपनी रास्ते बदलती हैं। हम आज भी कहते हैं कि जहाँ रेगिस्तान है किसी ज़माने में नदियां बहती होंगी। जहाँ तक उसकी उदय के संबंध में अवधारणाएं हैं, अधिकांश लोगों ने कहा साहब ये अर्बन सिविलाइजेशन तो नहीं, ऐसी सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो जितना अभी तक उत्खनन हुआ है, ऐसा लगता है कि यह सभ्यता यही पनपी, यही भारत में ही पनपी। इतनी बड़ी सभ्यता कोई बाहर से आके नहीं बसा सकता था। एक बात और, हम इसको जो हमारे सामने आता है वो अर्बन सिविलाइजेशन सामने आता है। ये आप भी जानते हैं कि किसी सभ्यता को नगरीय सभ्यता बनने से पहले उसका 500-700 सालों का ग्रामीण विकास का ग्रामीण सभ्यता भी होना जरूरी है। और वहां से वो अर्बनाइजेशन के अंदर पहुंच जाएगी। तो कोई बाहर से आगे इतनी बड़ी सभ्यता को विकसित कर पाया होगा, यह कहना उचित नहीं कहा जा सकता किसी प्रकार भी। एक इतिहास लेखन को आलोचक जो है वो कहते हैं कि इतिहास जो लिखा गया है केवल राजवंशों का इतिहास लिखा गया है, आम आदमी का, आम जनता का इतिहास नहीं लिखा गया। जैसे कि भारत का इतिहास बात करें, चाहे प्राचीन भारत का चाहे मध्यकाल का, ये तो पता चलता है इसके बाद ये राजा बना, उसके बाद वो राजा बना। ये बहुत कम पता चलता है कि उस दौर में आम जनता क्या कर रही थी, उनका जीवन कैसा था, तो उनके बारे में कम इतिहास लिखा गया है। ऐसे ही अब इतिहास लेखन में ऐसा नहीं रहा पूर्णतया कि समाज और धर्म को हटा दिया गया हो, क्योंकि भारत में तो धार्मिक इतिहास बहुत लिखा गया। भारतीय इतिहास में तो यदि आप धर्म ग्रंथों और बाकी लोगों को नहीं पढ़ेंगे तो आप इतिहास की रचना ही नहीं कर सकते। तो भारत में हर राजवंश के साथ उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासतों का जिक्र जरूर आता है। और भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली गई, ट्रांसफर होती चली गई। इसलिए भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आगे बढ़ते रहना। हाँ, ये बात तय तक सही है कि सफल लोगों का इतिहास लिखा जाता है, और हम उन इतिहास लेखकों को हम क्यों दोष दें। हम आज भी अपने आसपास देख लीजिए, हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो, बल्कि धर्म में भी आप देखो ना, अगर धर्म में 2 संतान है, एक सक्सेसफुल है, दूसरा उतना नहीं है, तो एक की तरफ कोई सी देखिए हो सकता है कि ये विशेषण थोड़ा सा क्रूर लगे, हाँ, लेकिन आप भाई हमारी ना सुने ना आपकी सुने, ये विद्यार्थी वो अपने आप पे देख लें कि वो जब किसको अपना मानते हैं, तो वो देखेंगे कि अपने समाज में उसमें उसी को बिल्कुल जो उसी की तरफ झुकते हैं जिसका थोड़ा सा जो सक्सेसफुल है। अब लोगों के हीरो कौन है, आइडियल कौन है? किसी का कोई राजनेता जो किसी बड़े पद पे है, कोई अधिकारी जो बड़े पद पे है, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर। तो हमको भी वही लोग पसंद आते हैं जो अपने जीवन में विजेता हैं, अपने क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धि हासिल। और दूसरी बात, और ऐसा नहीं है कि समाज का इतिहास लिखने लिखा नहीं गया, प्रयास नहीं किया गया हो। आज सोमेश सरदार को पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास। जब सबाल्टर्न स्टडीज की बात करते हैं, आधुनिक भारत में जिसे उपाश्रय इतिहास कहते हैं, वो जो पीपल्स हिस्ट्री है, जो सबाल्टर्न स्टडीज को पूरा का पूरा लिखा गया, उसके 12-13 वॉल्यूम लिखे गए। अब ज्ञानेंद्र पांडे हैं, अब फिर इसमें रंजीत गुहा हैं, इन सब ने लिखा इतिहास को। आप जब प्राचीन भारत देख लीजिएगा, तब भी सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास लिखा गया, और भारत में तो समाज और धार्मिक इतिहास ज्यादा था, उससे उस राजनीतिक इतिहास की एक रूपरेखा लिखी जाती है, वो रहा है।
इतिहास पर एक लंबी अच्छी खासी चर्चा आप सेट हुई है। इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे कि इतिहास पर और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके और मौसा पर दिए जा सकते हैं। चलते चलते आपसे एक सवाल और कि अभी विद्यार्थियों को इतिहास विषय को पढ़ने को लेकर या पढ़ने की जो अप्रोच है उसको लेकर अब क्या सुझाव देना चाहिए? यह कुछ बातें कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से कम जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इतिहास है उससे दूर रही। उससे कारण किसी इतिहास का सही या गलत बात नहीं है। एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि किसी एक ऐसे अंधे कुएं में ना उतरे जिसका रास्ता ना मिले। चाहे बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, कितने ही मनीषी चिंतक रहे हो, बुद्ध ने तो कहा भाई मेरी भी मत मानो, हाँ, अपने तर्क पे ध्यान दो। आत्मनिर्भर। हाँ, एक चीज है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा शोभ और अवसाद तब होता है जब वो किसी और के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो विद्यार्थी से कहना चाहूंगा कि स्वयं के मस्तिष्क को किसी और के दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल ना होने, डस्टबिन ना बंद है, दूसरे का चार नहीं ऐसा ना हो कि इस रास्ते पर इतने आगे निकल जाए कि लौट के आना मुश्किल हो। एक्सटेंसिव रीडिंग विस्तार से पढ़ना और किताबों से अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। भारत में जितना विपुल साहित्य रचा गया, आप वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, सूत्र साहित्य को पढ़िए। यदि आपको धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र पढ़ना है तो पीवी काने का धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए ना जी, जो पहले भारत रत्न थे उन्हें पढ़िए। बहुत कागा हुआ तो यह बात है, पता है कि पहले भारत रत्न कौन है, लोग भूल जाओ। तो पांडुरा मामन काने को पढ़िए ना। इन व्हाट्सएप के इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? आपके पास इतना प्रचुर साहित्य है, आप विमल मित्र पढ़िए, आप शरचंद्र पढ़िए, आप के.एम. मुंशी पढ़िए, अब अपार साहित्य है। आप अर्धमादी पढ़िए, आप प्राकृत पढ़िए, जैन लिटरेचर पढ़िए, बुद्ध लिटरेचर पढ़िए, किसने, लेकिन पढ़िए। इस दिमाग को किसी और गुलाम मत होने कीजिए। तो चलते चलते जो सर ने सलाह दी है, यानी कि आप खुद अपने लिए अपने अंदर से यानी कि पढ़ के फिर समझ पैदा करें, ना कि किसी दूसरे की कही सुनी बातों से अपनी एक सोच डेवलप करें। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में हमने आज इतिहास विषय को लेकर बहुत सारी चर्चा की। आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी सर आने के लिए धन्यवाद दीपेंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.